Hey everyone, welcome to my YouTube channel HP Educational Insights। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट पार्ट से जो हमने कुछ टॉपिक्स करे थे उसके क्वेश्चंस पहले मैं आपसे पूछूंगी। जो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पढ़ा था हमने? प्लास्टिड्स के अंदर। प्लास्टिड के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसने डिस्कवर करा था? हु डिस्कवर राइबोसोम? क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। हमने कल साइटोस्केलेटन पढ़ा था, उस साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स को आप मेंशन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले इसके आंसर अगर आपको आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, आज का पार्ट जो हमारा है सीलिया फ्लैजिला, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, उसके बाद हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस का बहुत डिटेल स्टडी है आज की क्लास में, और एक छोटा सा पार्ट लास्ट में माइक्रोबॉडीज का है, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। मे बी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज टॉपिक बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं सीलिया फ्लैजिला के साथ। ठीक है, स्टार्ट। सबसे पहले सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला हमने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है? जब हम प्रोकैरियोट्स में थे। प्रोकैरियोट्स की स्टडी के टाइम पे सीलिया फ्लैजिला हम पढ़ते थे। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला का यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है। अब क्या होता है, क्या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका मेन वर्क क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में इसमें पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं इसको? सीलियम। एंड फ्लैजिला सिंगुलर में क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? स्मॉल स्ट्रक्चर, ये तुमको पता ही है कि सीलिया कैसा है? स्मॉल स्ट्रक्चर है। who which work like oars causing the movement of either the cell। काम क्या है इसका? काम है कि या तो सेल की मूवमेंट करेगा, उसकी सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करेगा। ओके। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला क्या है? कंपैरेटिवली सीलिया से बड़े होते हैं। यहाँ पे मेंशन है सीलिया छोटे हैं, फ्लैजिला कंपैरेटिवली सीलिया के कंपैरेटिवली बड़े होते हैं साइज में, लॉन्गर होते हैं साइज में। ठीक है, इसका भी काम क्या है? सेल की मूवमेंट करना। देखो मैं यहाँ पे इसके इन दोनों के वर्क को मेंशन कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। सेल का काम है सेल की मूवमेंट को, मतलब सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करना। और सीलिया का काम क्या है? एक और एक्स्ट्रा, सराउंडिंग के फ्लूइड को मूवमेंट करना। सीलिया एक ह्यूमन बॉडीज में भी दो जगह हम पढ़ते हैं मेनली जो हमको पढ़ाया जाता है। कौन सी दो जगह है किसी को पता है? वो दो जगह, एक तो हमारा सीलिया हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और दूसरा सीलिया पढ़ते हैं हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। पहले फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ओवरी से जो एग रिलीज हुआ है उसको यूट्रस तक लेके जाए, ये सीलिया का काम होता है, एक मूवमेंट प्रोवाइड करना। सेकेंड, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? जो म्यूकस है उसको, या डस्ट पार्टिकल है उसको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर तक एल्वेलाई तक जाने से प्रिवेंट करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। देखो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा इसीलिए फ्लैजिला के बारे में प्रोकैरियोट्स में। बट प्रोकैरियोट्स के सीलिया फ्लैजिला और यूकैरियोट्स के सीलिया फ्लैजिला में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे फ्लैजिला होता है, जो हमारे सीलिया होता है, मेनली फ्लैजिला के बारे में, कि उसमें क्या कौन से होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बट हम जब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा। आगे का जो नेक्स्ट पैरा है आपका, उसमें प्रॉपर पूरे सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद जो हमको स्ट्रक्चर पता चला है उसके बारे में डिटेल में बता रखा है, वो पढ़ते हैं। क्या है, कैसे वो सीलिया फ्लैजेला यूकैरियोट्स में फॉर्म होता है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला शो दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी, दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं। स्ट्रक्चर ए जो है वो बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे दिखा उन्होंने एक टाइप से उस स्ट्रक्चर का फोटो आपको डायरेक्ट बुक में प्रिंट करके दे रखा है। पार्ट बी के ये एक डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है, इसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंशन्ड दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो बात हमको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसमें आउटर कवरिंग रहती है, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये फर्स्ट लाइन में लिखा है, हियर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द कोर कोल्ड एक्सोनिम, इसकी कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिम, ओके। पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होते हैं, पैरेलल में। एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। देखो यहाँ पे अगर मेंशन मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल है साइड में। फर्स्ट कर्सर पे आप ध्यान देंगे, देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेडियली अरेंज मतलब आस पास पे अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है बाउंड्री पे जो अरेंज होते हैं, बाउंड्री पे अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल लाइन, ठीक है। इसको मैं हल्का सा सॉरी जूम कर लूं इसे, यस डन। माइक्रोट्यूब्यूल, द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज। डबलेट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये 9 जो हमने पढ़ा है वो दो दो के पेयर में अरेंज है ना, ये देखो 1 2, हर कोई ये 9 में डबलेट है, ये हर किसी को पेयर में प्रेजेंट है, दो में के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए डबलेट बोला है। Radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। देखो एक तो क्या है, 9 तो आपके पेरिफेरल पे मतलब बाउंड्री पे, और एक पेयर सेंट्रल में, सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोला है जिसको, ठीक है। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to a 9+2 array। ये याद रखना, 9+2 क्यों बोला है इसने, 9+2 इसलिए बोला कि 9 तो भाई आपके पेरिफेरल में है और एक पेयर आपका सेंटर में है, उस सेंटर वाले को 9 पेरिफेरल, इसलिए 9+2, 2 किस लिए, जो सेंटर वाले हैं उसके लिए 2 मेंशन है यहाँ पे। The central tubule are connected by bridge। सेंट्रल ट्यूब्यूल कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्रिज दिख रहा है आपको ग्रीन में, है ना, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, कनेक्टेड बाय, सेंट्रल ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो एंक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। इसके आसपास के सेंट्रल शीथ भी प्रेजेंट है, ये रेड कलर की आपको शीथ दिख रही है, बीच में तो आपको सेंट्रल ये ब्रिज मिल गया आपको, और इसके आसपास में सेंट्रल शीट भी प्रेजेंट है, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स भी मेंशन है, ये देखो ब्लू कलर की कुछ आपको यहाँ पे स्पोक्स दिख रही है, ये वाले पोर्शन में, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे ये देखो, ये वाला मेंशन मैंने आपको करा है, ये दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार कलर चेंज करके देखती हूँ, ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या है आपका, रेडियल स्पोक्स है ये किससे कनेक्टेड है, आपकी सेंट्रल शीट से, हर कोई से, यहाँ से हर किसी डबलेट से एक एक शीट आ रही है, जो आपकी एक एक रेडियल स्पोक आ रही है, जो आप कहीं ना कहीं आपकी सेंट्रल शीट से जाके कनेक्टेड है। आगे पढ़ते हैं, which is connected to one of the microtubule of
each peripheral doublet by radial spokes, thus there are 9 radial spokes. देखो 9 डबलेट है ना बाहर, 9 डबलेट है। पेरिफेरल जिसको बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं जिसको, हर किसी से एक एक आ रही है, तो कितनी रेडियल स्पोक्स होगी आपकी? 9। काउंट करते हैं, 1 2, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा दूँ, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिख गई आपको। और यहीं पे क्या मेंशन है कि 9 रेडियल स्पोक्स हैं आपके प्रेजेंट है। द पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, ये देखो यहाँ पे एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। इंटर डबलेट ब्रिज बोला है यहाँ पे। इंटर डबलेट ब्रिज का मतलब क्या है? हर डबलेट के बीच पे, पेरिफेरल डबलेट के बीच वाला ब्रिज इज इंटर डबलेट ब्रिज। नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें कोई डिटेल इतना समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप नाम पे फोकस करके बहुत सारे आंसर आपको अपने आप उसका नाम ही दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, ये इंटर डबलेट ब्रिज को और किसी नाम से बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? लिंकर भी बोल सकते हैं, LINKER। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेंशन है जो both the cilia and flagella emerge from centriole-like structure called basal bodies। किससे अराइज कर रहा है ये? एक बार मैं ये हटा दूं, ये जो मैंने काम करा है, डन। ठीक है, चलो आगे पहले एक दो चीजें आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ जो भी रह गई थी। लिंकर वाली बात रह गई थी कि पेरिफेरल डबलेट किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं? लिंकर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सीलिया और फ्लैजेला किससे एमर्ज करते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेंट्रियोल का ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज किससे अराइज करते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। और इसको क्या बोलते हैं? 9+2। 9+2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 9 पेरिफेरल पे और 2 सेंटर पे प्रेजेंट है। तो आपका सीलिया और फ्लैजेला होप अप हो गया, आपको समझ में भी आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। चलो 8.5.9 सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है? Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole। क्या है? दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। मैं डायग्राम से आपको समझा दूंगी अभी वापस से। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। आसपास क्या होता है इसके? पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल आसपास इसके प्रेजेंट होता है। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एक दूसरे के साथ कितने उस पे रहते हैं? 90 डिग्री पे रहते हैं ईच अदर, इन विच ईच हैज अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कार्टव्हील क्या होता है? कार्ट जो बैलगाड़ी टाइप चलती है उसके पहिए को कार्टव्हील कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ, ये आगे इसके अरेंजमेंट या इसका स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। इससे पहले मैं आपको डायग्राम के वे में समझा देती हूँ क्या लिख बोला मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या बोला है। सबसे पहले बोला है सेंट्रोसोम क्या है? दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल अरेंज्ड है। देखो ये सिलेंडर ऐसे बनता है, एक से ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये दोनों कैसे अरेंज है। 90 डिग्री पे यहाँ पे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई चीज एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर अरेंज है, इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। और इसके आसपास क्या है? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मान लो कुछ कुछ ऐसे डॉट डॉट मैं इसमें बना रही हूँ, कोई ऐसा मटेरियल है
ठीक है, आसपास। ठीक है, और ये पूरा पेरीसेंट्रियल मटेरियल और सेंटर का ये 90 डिग्री पे अरेंज सेंट्रियोल, ये मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। ये मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। चलो आगे अब हम इसकी स्टडी करते हैं। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि कैसे है, कार्टव्हील लाइक अरेंजमेंट है। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। They are made of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. कैसे अरेंज है ये, 9 evenly spaced मतलब 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, किसके बने हुए, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन, उसके बने हुए 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स है जो अरेंज्ड है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। हमने यहाँ पे सीलियो फ्लैजिला में क्या देखा था, डबलेट, 1 2, एक पेयर में कितने थे, 2, इसलिए डबलेट बोला था ना हमने इसको। बट हम जब सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं वो कैसे हैं, ट्रिपलेट है। पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, मतलब 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। सर्कल सर्कल है ना जो ये 3 है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। ये सारे एक दूसरे के साइड वाले ट्रिपलेट कैसे है, लिंक्ड है। जैसे यहाँ पे भी लिंक थे ना, इंटर डबलेट ब्रिज था, ऐसे इसमें भी एक टाइप से एक दूसरे से क्या है, लिंक है। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो सेंट्रल पार्ट है ना सेंट्रियोल का, वो कैसा है, प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन से बना हुआ है, और उसे क्या बोलते हैं, हब। तो मैं आपको ये अंडरलाइन कर देती हूँ। सेंट्रल पार्ट है जो है सेंट्रियोल का, वो किससे बना हुआ है, प्रोटीनेशियस से, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हब, which is connected with tubule of peripheral triplet by radial spokes। किससे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक्स के साथ। ये देखो हमने अभी पढ़ा था, जैसे यहाँ पे रेडियल स्पोक्स थी, देखो डायग्राम जो है ना बिल्कुल सेम ऐसे सीलिया फ्लैजिला जैसा ही है, बट उसमें यहाँ पे सीलिया फ्लैजिला में हम डबलेट पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट है। वहाँ पे हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, हब है, सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है। वहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स थे, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स है, वहाँ पे भी एक दूसरे के साथ लिंकर से इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड थे, यहाँ पे भी लिंक है वो सब कुछ। ठीक है, और ये रेडियल स्पोक किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलियन फ्लैज। अब यहाँ का सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल है, हमने पढ़ी, बट इसका काम तो बताओ, काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों ये एक ऑर्गेनेल ही है, काम क्या है इसका, देखो मैं बताती हूँ कि ये क्या है, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला का, है ना। हमने ये पढ़ा था कि ये देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, cilia and flagella emerge from centriole-like structure called basal body। तो वही काम यहाँ पे भी मेंशन्ड है, वही चीज यहाँ पे भी मेंशन्ड है। ये क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला का, स्पिंडल फाइबर को राइज देता है, एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है एनिमल सेल्स में। हमने एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि सेंट्रियोल जो होते हैं ना सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में नहीं है। पहले बहुत पहले हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में पढ़ लिया था ये बात। ठीक है, बट एक चीज क्या है, ये सेल डिवीजन में काम आता है एनिमल सेल्स में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है मैं वापस से रिपीट करती हूँ, कैसा है, बिल्कुल सेम, किसके जैसा है, हमारे जो हमने सीलियन फ्लैजिला पढ़ा है ना उसकी जैसा। अब इसके एक चीज याद रखना, इसकी जो अरेंजमेंट है, एक सेकंड में इसको ना थोड़ा साइज को कम कर देती हूँ। इसकी जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, 9 प्लस, एक सेकंड, इसको 9 + 0 टाइप ऑफ अरेंजमेंट है।
यहाँ पे हम जब पढ़ते थे तो यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट थी, यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट थी, एक सेकेंड, हाँ वो कौन सी थी, 9+2 टाइप की, 9+2 टाइप की अरेंजमेंट थी। यहाँ पे कौन सी 9+0 टाइप की, यहाँ पे 9+2 टाइप की क्यों थी, क्योंकि आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल मिल गए थे। यहाँ पे 9+0 टाइप की है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल में एक प्रोटीनिशियस हब है। आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने सीलियो फ्लैजिला को अच्छे से पढ़ लिया तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये तो बहुत इजी ही पार्ट है। सेंट्रोसोम कब बनेगा, जब दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पे अरेंज होंगे, पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड को मिला के सेंट्रोसोम बनता है। चलो आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के टाइम, हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले न्यूक्लियस से पहले मैं क्या करती हूँ, एक बार आपको माइक्रो बॉडीज पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, 2 लाइन है ना ये, फिर हमारे सिर्फ वही बचेगा, न्यूक्लियस ही बचेगा। क्या बोल रहा है माइक्रो बॉडीज में, क्या लिखा है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडी। एक मिनट मैं इसका एक बार कलर चेंज कर दूं, यस, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, वेसिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल, छोटे छोटे सर्कल टाइप के वेसिकल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज। वो क्या कंटेन करते हैं, काम क्या है इस माइक्रो बॉडीज का, कि एंजाइम्स कंटेन करेंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बोथ एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये, छोटी छोटी माइन्यूट वेसिकल्स हैं जिन्हें हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जो कि एंजाइम्स कंटेन करती हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। बस अब हमारा क्या बचा, न्यूक्लियस बचा। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के साथ। लेट मी प्लीज चेंज इट्स कलर, यस। न्यूक्लियस as a cell organelle was first described by Robert Brown। किसने डिस्क्राइब करा था इसे, रॉबर्ट ब्राउन ने, सबसे पहले as early as 1831। कब करा था, 1831 में। किसने करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत पहले 9th क्लास में पढ़ा देते हैं ये नाम रॉबर्ट ब्राउन का। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। किसने मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस किससे स्टेन करा था, ये बात इंपॉर्टेंट है, एसिडिक डाई से या बेसिक डाई से, बेसिक डाई से स्टेन करा था। क्योंकि वन ऑफ द रीजन बेसिक डाई से स्टेन करने का क्या है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है या आरएनए, डीएनए और आरएनए को आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, अंदर एसिडिक होता है। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस सॉरी जेनेटिक मटेरियल होता है वो was given the name chromatin by Fleming। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। किससे स्टेन करा था, बेसिक डाई से। The interface nucleus of cell which is not dividing। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर, उसमें एक स्टेज के बारे में पढ़ते हैं हम, इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस कौन सी स्टेज होती है, वो स्टेज होती है जब जो हमारी सेल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही हो, एक टाइप के आप बोल देते हैं हम उसे, जब हम स्टडी करते हैं ना तब इसे रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज मतलब सेल एक अपनी सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, अपने आप को डिवाइड नहीं कर रही। इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। ये बात पढ़ो, एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन किसे क्या बोलते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, मैं आपको पहले डायग्राम समझा देती हूँ क्या। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा हुआ, साइटोप्लाज्म में होता है ना, जैसा जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियो जहाँ पे आपका क्रोमेटिन मटेरियल बहुत डेंसली पैक्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बीच में एक सेंट्रल पोर्शन कैसे दिख रहा है आपको, डार्क फॉर्म में, है ना, यही है आपका न्यूक्लियोलस। ये देखो, ये आपको जो सेंटर पोर्शन दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है।
अब आपको यहाँ पे साइड में न्यूक्लियर पोर दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर। क्या होता है एक्चुअली, हमारा जो साइड न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना, वो मेम्ब्रेन कहीं कहीं डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस होती है वहाँ पे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये क्या दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या बन गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड। और यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ऐसे ये एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे बिखरा हुआ उलझा हुआ यहाँ पे वैसे पड़ा रहता है, ये भी एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल ही है और कुछ नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा कोइल हो जाता है, एक्स्ट्रा, इसलिए ये इतना क्या कर लेता है, डार्कली स्टेन्ड कर लेता है अपने आप को। हटा देती हूँ सारे मार्किंग, आगे पढ़ते हैं। Elaborate nuclear protein fiber called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli। एक होएगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। देखो ये न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है, ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलाई, और अगर सिंगुलर है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, ठीक है। Electron microscopy has revealed that nuclear envelope, which is consists of two parallel membrane। कैसी मेम्ब्रेन है, दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, ठीक, हाँ, दो पैरेलल मेम्ब्रेन है जिसके बीच में स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आपको साइड में। ये बेसिक मैथ की चीजें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स होती हैं जो कि हमें जब हम फिजिक्स वगैरह सॉल्व करते हैं तब भी काम आती है। ये -9 लिखा है जो मैंने, -9 पावर में, इतना आप याद रखना। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती, पावर -9, ठीक है, 10 पावर -9 मीटर, इतना होता है एक नैनोमीटर। तो इसके बीच में कितना स्पेस है, 10 से लेके 50 नैनोमीटर तक का स्पेस है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। फोम बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। बाउंड्री का काम क्या होता है, बाउंड्री का काम यही होता है ना कि आपको अंदर वाले पार्ट से, जो कि न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है, उसको प्रिवेंट करे बाहर वाले पार्ट से। बाहर वाला पार्ट कौन सा, साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म प्रिवेंट करना। एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस। एक इनर मेम्ब्रेन बोल लो, इसको बोल लो आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, एक सेकंड में कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है, जो मैं आपको हल्का सा ग्रीन से कर रही हूँ, ये होता है आपका पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये कितने का हो सकता है, इसका डायमेंशन क्या है, 10 से 50 नैनोमीटर तक का हो सकता है ये, ठीक है। और इसका काम क्या है, बैरियर बनाना इनसाइड द न्यूक्लियस वाले मटेरियल और साइटोप्लाज्म वाले मटेरियल के अंदर बीच में। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये करके एक लाइन दी जाती है जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करते हैं। बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी सेम बात उन्होंने एक बार रिपीट कर रखी है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं तब पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो पार्ट आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। हाँ, रफ वाले के भी ऊपर होता है ना राइबोसोम। At the number of places the nuclear envelope क्या हुआ, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। हाँ, इंटरप्ट हो जाता है, जहाँ पे क्या बनते हैं, माइन्यूट पोर बनते हैं। माइन्यूट पोर के वजह से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पोर बन जाते हैं।
एक सेकेंड, देखो माइन्यूट पोर बने ना, माइन्यूट पोर कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डायग्राम में भी दिखा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर माइन्यूट पोर बन रहे हैं, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। क्यों बनते हैं, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन उस जगह पे आके फ्यूज हो जाती है। मान लो ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ऐसे चलती आ रही, इधर से ऐसे चलती आ रही, और इस पोर्शन में आके ये दोनों फ्यूज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पोर बन गया, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे जो मैंने करा, यहाँ पे क्या बन गया, एक पोर बन गया, और इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर। इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर। चलो आगे पढ़ते हैं। द न्यूक्लियर पोर आर द पासेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। न्यूक्लियर पोर के एक टाइप का पासेज, एक टाइप का हम मान लो गेट है, लोकल लैंग्वेज में बोले तो गेट है, जहां से मूवमेंट हो सकती है, किसकी, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैं मार्क कर लेती हूँ, किसकी मूवमेंट हो सकती है, सबसे पहले एक सेकेंड, आरएनए प्रोटीन की मूवमेंट हो सकती है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली क्या होता है, हम जब अभी तक हमने पढ़ा है कि एक ही न्यूक्लियस होता है ना पर सेल, बट क्या हो सकता है, कुछ केसेस में वेरिएशन भी देखी जा सकती है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में। बहुत केसेस हम ऐसे पढ़ेंगे आगे, सिंसिटिव कंडीशन पढ़ते हैं हम आगे जाके, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंसिटिव कंडीशन क्या होता है, सेंसिटिव वो कंडीशन होता है जब मल्टी न्यूक्लियस कोई चीज बन जाती है। यूजुअली एक न्यूक्लियस हो सकता है, बट कुछ केसेस में ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेरी भी कर सकते हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। आपको किसी इससे ऑर्गेनिज्म का ऐसा किसी का एग्जाम्पल पता है तो उसे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ सेल में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल क्या देते हैं हम, मैमल्स की एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉन्केव आरबीसी होते हैं ना जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब सेल क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हें कहते हैं वेस्कुलर प्लांट। जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, क्या काम होता है जाइलम फ्लोएम का, ताकि जाइलम का काम होता है पानी का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल का ट्रांसफॉर्म करना, स्टार्च का ट्रांसफॉर्म करना। उन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल होती है, सीव ट्यूब सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जब हम बॉटनी पढ़ते है ना। उन सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। दो एग्जांपल गिवन है, एक एरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स, दूसरा सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। आगे पढ़ते हैं। और इसमें एक और बात पूछी थी ऊपर, क्या पूछा था कि किसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम कोकोनट वाटर की बात करते हैं ना, ग्रीन कोकोनट वाटर की बात करते हैं, कोकोनट वाटर के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कोल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म हम पढ़ते थे ना, ऐसी न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोलस होता है, और क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। देखो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, इन्होंने दो वर्ड यूज करे हैं, कहीं कहीं पे ये न्यूक्लियोलस बोलते हैं और कहीं कहीं पे ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। अभी इसने ऊपर बोला न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, न्यूक्लियोलाई। दोनों का मतलब एक ही है। न्यूक्लियोलस हम सिंगुलर में यूज करते हैं और न्यूक्लियोलाई हम प्लूरल में। आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। स्फेरिकली है ना, ये देखो। अब एक्चुअल अगर कोई चीज लिखा होता है ना, अगर बायो में लिखा है
तो आप अगर ये सॉसेज शेप लिखा है, सिलेंड्रिकल लिखा है, तो आप इसको 100% जो हम ड्राइंग वाला सिलेंडर या स्फेरिकल बताते हैं, आप वो नहीं मान सकते। क्या ये दिखने में स्फेरिकल जैसा लग रहा है? हाँ, अगर ये 90% स्फेरिकल जैसा लग रहा है तो उसमें मान सकते। 10% उसके डायग्राम इधर उधर हो जाए रियल में, तो आप उसमें कोई ऐसा नहीं मानोगे, नहीं मैम इस बिल्कुल स्फेरिकल तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 100% ये ड्राइंग नहीं बना रहे, यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी की बात है, इसमें वेरिएशंस चलते हैं। ठीक है, nucleoli are spherical structure present in nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm. न्यूक्लियोलस का कंटेंट कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब मैंने आपको यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ऑरेंज कलर से। जो ये मटेरियल है ना, जो आपको कर्सर के आसपास दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है इसके साथ, ये अलग से कुछ गुच्छा सा बन के नहीं बैठ रखा हुआ, ये सारा एक ही है, बट यहाँ पे क्या है, हल्का सा डेंसली पैक्ड हो गया, इसलिए ये अलग से दिख रहा है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, ये तो पढ़ लिया ना। हाँ, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कहाँ, क्या काम है इसका? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। आरएनए पढ़ते हैं हम एक चीज, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे। आरएनए, कुछ आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। इसको जब हम आगे पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत सारे टाइप के आरएनए पढ़ते हैं। हम टीआरएनए पढ़ते हैं, हम एमआरएनए पढ़ते हैं, हम आरआरएनए पढ़ते हैं। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। उसका सिंथेसिस कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं। लार्ज एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, राइबोसोम होएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होएगी। अब वो क्या बना रहा है? आरआरएनए, मतलब राइबोसोम वाली चीज। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लार्जर और मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई होएगा, जितना ज्यादा तो उतना ही ज्यादा ही क्या होएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इजी भी है, बट क्वेश्चन भी यहीं से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये इन डेप्थ इसी से ही बातें पूछी जाएंगी और इसी से बातें समझाई जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यूं इसको मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये है न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ये तुमने पढ़ा ही था पहले भी, है ना? क्रोमेटिन के बारे में हमने पढ़ा था। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। ये देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम क्या होता है? कुछ क्रोमोसोम कुछ नहीं होता। क्रोमोसोम एक्चुअली जो हमारा डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्रोमेटिन को ही अगर हम डेंसली पैक कर देना तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। और ये क्या, क्रोमोसोम ऐसे नहीं होता कि क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट ही रहते। क्रोमोसोम सेल डिवीजन की एक स्पेसिफिक साइट आती है ना जब, तो वो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल पैक होना स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में। क्रोमेटिन क्या होता है? और पैक होना स्टार्ट कर देता है, और वो क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। क्रोमेटिन क्या कंटेन करते हैं? डीएनए। देखो, क्रोमेटिन क्या एक्चुअली बना तो हुआ ये सारा जेनेटिक मटेरियल ही होते ना, तो डीएनए तो हो ही गई उसके अंदर। और कुछ बेसिक प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन। क्या है ये हिस्टोन, और क्यों आपका एकदम से बेसिक प्रोटीन? अभी तक तो हमने किसी और प्रोटीन के बारे में इसमें पढ़ा नहीं था, एकदम से हिस्टोन कैसे आ गए? हिस्टोन इसलिए आए हैं एकदम से, क्योंकि हिस्टोन का काम होता है देखो, हमारे एक न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर तक का डीएनए प्रेजेंट है। कितने मीटर का? 2 मीटर का। नैनोमीटर नहीं बोल रही हूँ, आई एम वेरी करेक्ट विद इसकी यूनिट, मीटर का।
अब 2 मीटर का डीएनए इतनी छोटे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, आप समझ लें जो सेल हम अपने नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए। आप सोच सकते हो कितना हाईली कोइल्ड होगा, कितना ज्यादा बंधा होगा। उसको कोइल करने वाला, मतलब उसको बांधने वाला, उस 2 मीटर के डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक करने वाला मटेरियल क्या होता है? हिस्टोन, एक प्रोटीन होता है जिसके आसपास सारा डीएनए रैप करता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर पैक हो सके। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में हम क्लास 12th में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, इसमें तो नहीं मिलेगा आपको, 11th में नहीं है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन के साथ साथ कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, और आरएनए। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA, किसमें 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होता है। 2 मीटर का लॉन्ग डीएनए किसमें? 46 क्रोमोसोम में। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमन की बॉडी में। एक भी क्रोमोसोम ऊपर हो जाए या एक भी क्रोमोसोम कम हो जाए, दोनों केस में आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे आपकी बॉडी में अगर बचपन से ही है तो जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, ये सब डिजीजेस सिंड्रोम्स टाइप कर देता है ये, अगर आप एक भी एक्स्ट्रा हो गया, एक भी क्रोमोसोम कम हो गया तो। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूंगी, एक बार मैं पूरा पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं एक और बार एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। कहाँ कब विजिबल होगा क्रोमोसोम? मैंने बताया ना, क्रोमोसोम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे दिखता है, ऐसे नहीं होता है टोटली क्रोमोसोम हमेशा ही प्रेजेंट होता है। हमेशा एक डिवाइडिंग सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड कर रही होगी तभी क्रोमोसोम आपको दिखेगा। essentially has a primary construction called centromere. क्या होता है सेंट्रोमियर? और आइदर साइड इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। देखो अभी आपको क्या है, ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या आपके काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। बट जब न्यूक्लियस, सॉरी आपका क्रोमोसोम जहां से बंद होता है बीच वाला पोर्शन, ये क्या है आपका? ये है आपका सेंट्रोमियर। वापिस से मैं आपको एक बार डायग्राम देखो, ये मेरा हुआ ये देखो, ये मैंने क्रोमोसोम बताया। सेंटर में जो मैंने पोर्शन को हल्का सा डार्क करा, या मैं एक बार हल्का सा ग्रीन कलर से, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये क्या हुआ आपका सेंटर पोर्शन, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के आसपास ऐसे काइनेटिकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मान लो ऐसे ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम टुगेदर। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? मैंने सेकंड सेंटर वाला पार्ट बताया, उसका काम होता है दोनों को एक साथ जोड़े रखना। ये देखो, ये एक जो यूनिट थी ना, ये इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ये दूसरी वाली, ये अलग से क्रोमैटिड। अब इन दोनों को जोड़ के रखने का, लास्ट में फाइनल ऐसा क्रोमोसोम बनाने का काम किसका होता है? सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर इन दोनों को जोड़ के रखता है। एक इसकी पूरा ऊपर एक जो एड जैसी यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रोमैटिड। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे? सिस्टर है, सिस्टर क्रोमैटिड है एक दूसरे के साथ। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिस्टर क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्या होते हैं, ये कैसी है एक दूसरे के साथ, सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे पढ़ते हैं। काइनेटोकोर पढ़ लिया हमने, सेंट्रोमियर क्या काम क्या होता है ये मैं एक बार अंडरलाइन कर दूं। सेंट्रोमियर का काम लिखा है, सेंट्रोमियर का काम होता है होल्ड करना टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम्स को। काम क्या होता है? होल्ड करना टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम्स को एक साथ। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर,
द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। देखो ये मैं आपको बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझा। ये देखो क्या है, सेंट्रोमियर, ये सेंटर वाला पार्ट मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में, यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम बना भी हुआ दिखा है। ये सेंट्रोमियर इसका सेंटर वाला पार्ट हो गया। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से देखो, हर चारों डायग्राम में अलग अलग पोजीशन दिखा रखी सेंट्रोमियर की। इस पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा है, मेटासेंट्रिक। दूसरा पार्ट कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा पार्ट कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक। और चौथा पार्ट कौन सा है, टीलोसेंट्रिक। 4 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। अब ये पार्ट क्यों क्लासिफाई करे गए हैं, कैसे क्लासिफाई करे गए हैं, काम क्या है इसका, ये सब हम पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसका क्या मतलब क्या है कि मिडल में एक सेंट्रोमियर है, बिल्कुल मिडल में सेंट्रोमियर है और दोनों आर्म्स इक्वल है। ये देखो मिडल में है बिल्कुल, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, दोनों के दोनों इक्वल है ना लेंथ में बिल्कुल। तो इसलिए क्या बोला गया है, इसलिए बोला गया है मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर इज एट सेंटर एंड बोथ आर्म्स आर इक्वल। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है स्लाइटली अवे, ये वाले मेंशन करा स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। देखो ये मिडल में है ना, ये आपका मिडल में हुआ, ये मिडल से हल्का सा ऊपर हो गया। तो आप देखेंगे ऊपर वाली आर्म, ये वाली आर्म, ये देखो मैं हल्का सा बॉक्स सा बनाया आपको देखा, ये वाली आर्म और ये नीचे वाली आर्म, दोनों की दोनों आर्म में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एक बड़ी है एक छोटी है, बट क्या मेजर डिफरेंस है, नहीं मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि ये जो आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में था वो हल्का सा खिसक गया, थोड़ा सा अपनी जगह से क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। इसकी वजह से एक थोड़ी सी शॉर्ट है और एक थोड़ी सी लॉन्गर आर्म बन गई। अब पढ़ते हैं तीसरे वाले में, एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम आर सिचुएटेड क्लोज टू वन ऑफ इट्स एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। अब देखो इसमें शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म बनी थी, ये देखो मेंशन्ड है यहाँ पे शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म, बट एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है वो एक एंड के बिल्कुल पास चला जाता है, इसलिए एक तो बिल्कुल छोटी एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्शन बन जाता है, एक एक्सट्रीमली कौन सा पोर्शन बन जाता है, लॉन्ग पोर्शन, इसमें क्या होता है एक्रोसेंट्रिक में। और लास्ट क्या होता है टीलोसेंट्रिक, जिसमें आपका जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल टर्मिनल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बिल्कुल टर्मिनल पे। ये वाले के साथ बिल्कुल इस क्लासिफाई ना करें, ये फोर्थ वाला कि ये टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक ऐसा नहीं होता, मैं आपको बना के दिखाती हूँ टीलोसेंट्रिक कैसा होता है। एक सेकेंड, टीलोसेंट्रिक ऐसा होता है बिल्कुल एंड पे चला गया इसका सेंट्रियोल, जो ये सेंट्रोमियर था ना, सॉरी सेंट्रोमियर, ये बिल्कुल एंड पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया टीलोसेंट्रिक, वेयर द टीलोसेंट्रिक हैज टर्मिनल सेंट्रियोल, ये बिल्कुल एंड पे चला गया ना, एंड को ही बोलते हैं टर्मिनल, तो ये टीलोसेंट्रिक हुआ, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। देखो मैं वापस एक बार रिवाइज करवा दूं ये आपको। 4 टाइप के हुए, क्या हुए, 4 टाइप के क्रोमोसोम क्लासिफाई करे हमने। प्लीज आप मैं क्या बोल रही हूँ उस पर अपना थोड़ा सा फोकस प्रोवाइड करवाना। 4 टाइप के हमने सेंट्रोमियर हम पढ़ेंगे, इसका सेंट्रोमियर की पोजीशन पे 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा कौन सा होता है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा कौन सा होता है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सब मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा ना अपनी सेंटर पोजीशन से शिफ्ट कर गया, दैट इज कौन सा सब मेटासेंट्रिक। उसमें एक शॉर्ट आर्म बनती है एक लॉन्ग आर्म बनती है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होएगा, किसी ना किसी एक टर्मिनल के पास की तरफ चला जाएगा, उसमें दोनों आर्म प्रेजेंट तो होगी, एक क्या हो जाएगी, एक तो बहुत ही छोटी हो जाएगी और एक बहुत लॉन्ग आर्म हो जाएगी, एक्सट्रीम शॉर्ट आर्म और एक वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है, 2 आर्म बन जाएंगे। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियल जो अभी तक
एक साइड खिसक रहा था वो बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच जाता है, तो इसलिए टीलोसेंट्रिक। टी से याद रखना कि टी से टर्मिनल पे पहुंच जाता है वो। इतना याद हो गया आपको? एक तो शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कहाँ पे शॉर्ट आर्म बनती है और कहाँ पे लॉन्ग आर्म बनती है। आगे बढ़ते, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये देखो मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग होता है किसी को कलर दे के स्टेन कर ले। नॉन स्टेनिंग जहाँ किसी को कलर दे के स्टेन ना कर पाए, दैट इज नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होगी मैम? आप सेकेंडरी के बारे में पढ़ा रहे हो, प्राइमरी के बारे में तो पढ़ा। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन थी हमारी जो हम सेंट्रोमियर पढ़ते हैं ना। एक सेकेंड हाईलाइट हो जाए तो, अगर नहीं हो रहा छोड़ो, ये नहीं हो रहा। जो सेंट्रोमियर है ना आपका, वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है आपकी। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है? कुछ क्रोमोसोम में होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि नॉन स्टेनिक होती है, स्टेन नहीं कर सकते आप उसे। वो कहाँ होती है? कुछ कांस्टेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होती है। और ये क्या देती है? स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक अपीयरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का मैम डायग्राम दिखो। ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम में फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि ऊपर दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखो जहाँ पे मैंने अभी ये बनाया, इसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और ये कैसे होते हैं? नॉन स्टेन, मतलब आप इसको स्टेन करके कलर नहीं कर सकते। कलर का मतलब ये नहीं होता आप क्रेयॉन्स कलर करें, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड।